आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और एक वीडियो देखने को मिल रही है जिसको कि हमने नासा की तरफ से लिया। इस वीडियो को आप देखेंगे जिसमें कि नासा की पूरी यात्रा आपको दिख रही है कि पिछले 60 साल से नासा की यात्रा कैसे कैसे चली है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि 60 साल में 40% मून मिशन जो है वो क्यों फेल हो गए हैं। इतना खर्च आता है लेकिन उसके बाद भी सबसे ताकतवर स्पेस मिशन भेजने के लिए जो है वो मस्क इतने परेशान क्यों हैं। अकेले यूएस का जितना बजट है दोस्तों नासा के ऊपर, अगर उस बजट की बात करें तो दुनिया में जो भूख है वो भूख जो है वो समाप्त हो सकती थी। 60 साल में 40% मून मिशन फेल, फिर भी भारी खर्च, सबसे ताकतवर स्पेस मिशन भेजेंगे मस्क, अकेले यूएस बजट से दुनिया में मिट जाते भुखमरी। इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे, है ना। स्पेस एक्स के थ्रू जो ये एक और वीडियो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके ऊपर जो है हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को अमेरिका का टेक्सास शहर, और कहा जाता है कि अमेरिका के टेक्सास शहर में अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप जो है वो लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी खराबी हुई और तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च की तारीख को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। अब ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जो है वो एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के ही हवाले से आपके सामने आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है एलन मस्क का ट्वीट नजर आ रहा है, सक्सेस में भी एक्साइटमेंट, और ये एलन मस्क नजर आ रहे हैं जो कि अपने स्पेस एक्स जो है सेट टू लॉन्च स्टार्टअप इनटू ऑर्बिट, और ये मिशन जो है वो क्या कर दिया गया है, इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये रॉकेट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है, और नासा का जो स्टारशिप के लैंडर से ही अपने ऑटोमिस मून मिशन को अंजाम देने की जो है ये तैयारी कर रहा है, और इसमें इंसान को जो है वो चांद पर भेजने की जो है वो बातें की जा रही हैं। अब नासा ने मस्क की कंपनी के साथ इस मिशन के लिए अगर हम बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए, और साथ में ही जो है 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, एक है 23,000 करोड़ का और दूसरा जो है वो 9,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नासा ने जो है वो स्पेस एक्स के साथ जो है वो साइन किया है। और कहा यह जा रहा है कि इसे दुनिया में एक बार फिर से चांद की सतह पर फतह करने की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। हालांकि पिछले 60 सालों से अगर हम बात करें तो 40% मिशन जो कि मून पर भेजने वाले मिशन हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, असफल रहे हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज की चर्चा में हम ये जानेंगे, आज की स्टोरी में हम इस सब पे बात करेंगे कि स्पेस पे जाने की ये होड़ क्यों मची हुई है। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, हर देश क्यों स्पेस में जाना चाहता है, और स्पेस पे जाने की शुरुआत जो है वो क्यों हुई है, इसी पर भी चर्चा करेंगे। कैसे स्पेस मिशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, इस पर भी हमारी बात होगी। और इतना खर्च जो हो रहा है, जिस खर्च में कहा जा रहा है कि जो नासा खर्च कर रहा है उससे देश की भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है, तो इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलूंगा, उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि कहीं भी आपसे यहां से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, आज के सेशन को और भी आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो है ये कुछ पेपर्स की कटिंग्स लगी हुई है, इसके हिसाब से हम इन सारे मुद्दों को जो है वो चर्चा करते हुए चलते हैं। तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अमेरिका और सोवियत की स्पेस रेस से शुरू हुई थी अंतरिक्ष जाने की होड़। यानी कि अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष जाने की जो होड़ की शुरुआत हुई थी वो 2 देश हैं, आपको फ्लैग भी नजर आ रहा है, एक रशिया का फ्लैग है, एक अमेरिका का फ्लैग है, और ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत की थी स्पेस में जाने की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के नाम पर शीत युद्ध शुरू हुआ। इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हर क्षेत्र में आगे निकलने की जो है वो बात हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 50 का दशक, और 50 के दशक के बाद विश्व जो है वो 2 धुरियों में पट गया, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरे तरफ यूएसए की टीम। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हुआ, पृथ्वी पर तो इन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया। अब वर्चस्व कहां दिखाना था, अंतरिक्ष में दिखाना था। यानी कि राजनीति जो है वो पृथ्वी के सीमाओं से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की ओर आ गई। यानी कि एक तरफ यूएसएसआर और दूसरे तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में होड़ मचा, अंतरिक्ष में कौन होगा विजेता, अंतरिक्ष में किसकी चलेगी तूती,
इसी पर ये पूरा का पूरा इन लोगों का फोकस था। अब इसी पर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का नाम शुरू हुआ और इसी पूंजीवाद के नाम पर अमेरिका और रशिया के बीच में एक वॉर शुरू हुआ जिसे कि हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अब ये शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का जो चल रहा था इसके बीच में पूरा का पूरा फोकस क्या था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, अपना ही वर्चस्व दिखाना चाहते थे। अब 4 अक्टूबर 1957 की बात है, रूस ने पहला सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। इसको जो है वो लॉन्च किया गया और एक महीने के बाद स्पुतनिक 2 मिशन लॉन्च कर लाइका नाम के एक डॉग को जो है स्पेस में भेजा गया। तो कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो सबसे पहला कुत्ता कौन सा था जो कि स्पेस में गया था। तो सबसे पहला कुत्ता का नाम क्या था? लाइका था, डॉग था जो कि स्पेस में भेजा गया और स्पुतनिक 2 नाम से। अब किस देश का कुत्ता था? तो भैया कुत्ता जो था वो रशिया का था, है ना। तो रशिया के कुकुर लोग भी जो है वो बड़े जो है वो स्पेस में भी जाने लगे। रूस की एक खबर जो है वो पहुंची कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका जैसे ही रूस की खबर पहुंची, अमेरिका ने भी अपना स्पेस प्रोग्राम जो है वो क्या कर लिया भैया? चालू कर लिया। अमेरिका का पहला सैटेलाइट जिसका नाम था वैनगार्ड TV3 दिसंबर 1957 में लॉन्च पैड पर ही क्रैश हो गया। 1 अक्टूबर 1958 को नासा ने ऑफिशियली काम करना जो है वो शुरू किया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के पहले अगर हम देखें तो रशिया जो है वो पहला देश है जो कि अंतरिक्ष की ओर जो है वो यात्रा की शुरुआत कर रहा था, है ना। रशिया के बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका ने शुरुआत की। अमेरिका का पहला मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ, क्रैश हो गया, लेकिन फिर से नासा ने 1 अक्टूबर 1958 को ऑफिशियली अपना काम करना शुरू किया। 12 अप्रैल 1961 सोवियत संघ के यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। ये जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको हाईलाइट भी करते चल रहा हूं मेरे दोस्त, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सोवियत संघ के थे यूरी गागरिन स्पेस पे जाने वाले पहले इंसान बने। रूस की इस कामयाबी को टक्कर देने के लिए 12 सितंबर 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने मून मिशन का ऐलान किया। 16 अक्टूबर 1969 को फ्लोरिडा स्पेस कोस्ट से अमेरिका मून मिशन अपोलो 11 को जो है वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया था, है ना। हर चीजों को जो है वो नोट डाउन आप लोग करते चलिए। 1962 16 सितंबर को 10:56 पर अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। 1962 डेट था 16 सितंबर, समय था सुबह के 10:56। आपके स्क्रीन पर ये नील आर्मस्ट्रांग नजर आ रहे हैं और ये आपके यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन के बारे में कहा जाता है कि ये स्पेस पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रमा के छाती पर कदम ताल करने वाले जो हैं वो पहले व्यक्ति थे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले भूख फिर स्पेस पर शुरू हुई बहस, है ना। 1969 में अपोलो 11 जब गया तो लॉन्च के दिन अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर के बाहर 500 लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि पहले भूख और गरीबी को खत्म किया जाए, फिर स्पेस जाने पर पैसे को खर्च किया जाए, है ना। फिर से मैंने वही कहा कि इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था स्पेस पे, कहा यह जा रहा है कि पहले भूख को खत्म किया जाए। अमेरिका एक तरफ जो है वो रशिया को जवाब देना चाहता था, अमेरिका एक तरफ जो है वो रशिया को दिखा देना चाहता था कि हम तुमसे बड़े हैं। अमेरिका ने जो है वो सैटेलाइट लॉन्च के बाद लॉन्च करना शुरू किया और अमेरिका के जो लॉन्चिंग स्टेशन है उसके बाहर लोग जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगे कि भैया पहले रोटी दीजिए, उसके बाद आप चांद के छाती पर जाके दंगल कीजिए या मंगल पर जाकर जंगल बनाइए, वो आपका अलग है, लेकिन पहले भैया आप हमें गेहूं का यानी कि रोटी का इंतजाम कर दीजिए, है ना। मून लैंडिंग के बाद नासा के अधिकारी थॉमस पेन ने कहा कि जिस शिद्दत से हम स्पेस एक्सप्लोरर करना चाहते हैं उसी शिद्दत से भूखे लोगों के हालात में भी सुधार किया जाए। अब समझिएगा, अब ये जो विरोध हो रहा था ये विरोध केवल नागरिकों के द्वारा नहीं, विरोध वहां के जो एक्सपर्ट थे, है ना, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम जिस प्रकार से जो है वो स्पेस में एक नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं, अपना परचम लहराना चाहते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ की भूख भी जो है वो भी जो है वो समाप्त हो जाए। स्पेस फ्लाइट रिवॉल्यूशन किताब में जेम्स आर हैंसन ने लिखा कि 1970 के दशक में अमेरिका ने स्पेस प्रोग्राम को धीमा कर दिया। चांद पर पहला इंसान भेजकर अमेरिका ने मान लिया था कि वो रूस से स्पेस रेस जो है वो जीत चुका है। किताब का नाम क्या है? स्पेस फ्लाइट रिवॉल्यूशन। लिखा किसका है? जेम्स और हैंसन ने इस किताब को लिखा।
अब मैंने जब इस सेशन की शुरुआत की तो मैंने इस सेशन की शुरुआत में ही आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म और शीत युद्ध चलना जो शुरू हुआ, उस बीच में केवल एक ही चीज चल रहा था, वो चल रहा था कि सोवियत संघ और यूएसए, इसमें से ताकतवर कौन है। और ताकतवर केवल पृथ्वी के धरा पर नहीं, ताकतवर केवल यहां नहीं दिखाना था, ताकत कहां दिखाना था? अंतरिक्ष में दिखाना था। जब रशिया ने अपना पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका ने भी अपना पहला व्यक्ति अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हुए चांद पर भेजने का जो है वो प्रयास किया और ये दिखा दिया कि भैया तुम केवल अंतरिक्ष में भेज सकते हो, लेकिन हम चांद की धरती पर जाकर कदम ताल कर और फिर हम पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। और हमने दुनिया को दिखा दिया कि रशिया हम तुमसे आगे हैं। अमेरिका बस जो है यहीं तक जो है वो क्या हो गया भैया? खुश हो गया। अमेरिका का मन जो है वो यहीं तक जो है वो मान गया। अमेरिकी स्पेस मिशन तब हर साल $5 बिलियन यानी उस समय के 3,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रहा था, जो उसके नेशनल बजट का 4.5% हिस्सा था। वियतनाम जंग और पर्यावरण को लेकर जागरूकता के बीच ये खर्च जो है वो विवादों का विषय बन गया। ठीक है, 1970 में प्रदर्शनों के बीच नासा ने अपनी 3 मून लैंडिंग जो है रद्द कर दी। उस समय के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने चांद पर स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर दिया। यानी कि अमेरिका जो चाहता क्या था कि चांद की धरती पर जाके हम क्या करें? दंगल करें, चांद की धरती पर जाके हम कुछ बेहतर करें। वो क्या हो गया कि अब ये देखा गया कि अब हमने को जो दिखाना था, हमें जो बताना था, विश्व को हमने बता दिया। अब हम सारे प्रोग्राम्स को क्या करें कि कुछ वर्षों तक जो है वो होल्ड पर रख दे। 1970 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चांद पर स्टेशन बनाने का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने चंद्रमा समझौता को नहीं माना और रूस अमेरिका आउटर स्पेस समझौता कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1967 के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश जो है वो अपना दावा नहीं कर सकता, इस पे कहा गया। यूएसए बैठा, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि आपको यहाँ यूएसए के प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं, यूएसएसआर के प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम, आपको ये कई सारे देश के लोग बैठे और यूनाइटेड नेशन का एक समझौता हुआ है ना, संयुक्त राष्ट्र का एक समझौता हुआ। और उस समझौते को अगर हम बात करें तो रशिया और अमेरिका जो है वो नहीं मानते हैं। ये एक आउटर स्पेस समझौता था। आउटर स्पेस समझौता यानी कि स्पेस में अगर कोई स्थान है, उस स्थान पर जो है कोई क्या कह सकता है, कोई एक दावा नहीं कर सकता है कि ये हमारा स्थान है। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि कोई अमेरिका जा रहा है, कोई मान लीजिए चाइना जा, कोई अगर चांद पे जा रहा है या मंगल पे जा रहा है, तो चांद या मंगल पे अगर जा रहा है तो वो वहां के स्थान पर ये नहीं कह सकता कि चांद का जो ये एरिया है जिस पे हमारा जो है सैटेलाइट उतरा वो हमारा है, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा जो है एक क्या हुआ, आपका समझौता हुआ और उस समझौते पे जो है वो बातें जो है वो हो रही थी। ठीक है, बातें मेरी समझ में आ रही है आप लोग को? एक बार कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टेमिस 2 और चैंग ई 4, अमेरिका चीन जैसे देश चांद पर अपना बेस और स्टेशन बनाने के लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। नासा का आर्टेमिस 2 और चीन का चैंग ई 4 इसमें सबसे ताजा जो है वो आपको उदाहरण के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े अगर तो स्पेस रेस में शामिल देश अंतरिक्ष पर कब्जे के लिए अपने अपने नियम कानून बनाने लगे। इसलिए अमेरिका, चीन और रूस ने 1979 में यूनाइटेड नेशन के चंद्रमा समझौते पर साइन नहीं किया और इस समझौते का मकसद था चंद्रमा के कमर्शियल इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगाने की जो बात हो रही है। 2020 में अमेरिका ने आर्टेमिस अकॉर्ड तैयार किया। आर्टेमिस अकॉर्ड यानी कि आर्टेमिस समझौता, जिसमें नासा ने दावा किया कि यह समझौता स्पेस को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने पर जोर देगा। रूस और चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। उनका तर्क था कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। 2020 में भी ये अंतरिक्ष को लेकर दोनों के बीच में जो है वो विवाद समझ में आ रहा होगा आपको। भारत का स्पेस मिशन अमेरिका और रशिया से बेहतर क्यों है? अगर हम इस टॉपिक को पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये भी होगा कि सर हम रशिया को देख रहे हैं, हम अमेरिका को देख रहे हैं, इंडिया भी जो है स्पेस के सेक्टर में जो है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है। इसरो को हमने देखा कि जिस प्रकार से स्पेस में एक तरह से पूरा का पूरा कमर्शियल अपने आप कर रहा है। धीरे धीरे एक न्यूज़ और भी आ रही थी कि इसरो जो है वो पूरा प्राइवेट होने वाला है। अब इस न्यूज़ की कितनी पुष्टि है वो हम बाद में विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि रशिया और अमेरिका से जो है वो भारत का स्पेस मिशन बेहतर क्यों है, इस पर हम बात करें तो एक तरफ जहां सोवियत संघ और अमेरिका ने स्पेस जंग को मैदान बना दिया है, वहीं भारत इसका इस्तेमाल अपने सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के लिए कर रहा है। जहां रशिया और अमेरिका स्पेस में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वहीं इंडिया जो है वो अपने सैटेलाइट मिशन को एजुकेशन में,
हेल्थ में, यानी कि या इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग में, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैपिंग में, इन सारी जगह पे यूज कर रहा है। जहां अमेरिका और रशिया अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, वहां भारत बहुत शांति के साथ जो है वो स्पेस मिशन पर काम कर रहा है और अपने साथ साथ विश्व के अन्य देशों के भी जो है, जो गरीब टाइप के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी जो है अपने स्पेस मिशन से जो है वो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया और इसका इस्तेमाल जो है वो टीवी के ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1982 में इनसैट 1A जो है वो भारत के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य मौसम की जानकारी जो है देना था। 48 सालों से इसरो ने 120 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इसके साथ ही भारत 34 देशों के लिए 422 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और ये 34 देश जो हैं वो विश्व के सबसे गरीब देशों में शामिल किए जाते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जहां अमेरिका और रशिया वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को बड़ा दिखाने में है, भारत शांति से जो है वो सभी देशों की मदद कर रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो भारत का क्यों है, क्यों कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप समझ सकते हैं हमारा हिंदुस्तान जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा हिंदुस्तान जो है वो शांति अहिंसा की पाठ पढ़ाता है और यही शांति और अहिंसा की पाठ केवल हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी हम दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम गरीबी या हम जो विपत्ति में हैं उसके साथ सहयोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैदान पे जो है अगर कोई देश खड़ा रहता है तो वो है हमारा प्यारा देश भारत। और भारत इसीलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो सस्ते में उन सारे देश के लिए सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। जो देश चाहते हैं कि हम भी विश्व के अन्य देशों की तरह अपना एक सैटेलाइट रखें जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज हो, जो कि एजुकेशन के लिए यूज हो, और इसमें भारत उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद भी कर रहा है। ठीक है, अमेरिका रूस ने चांद पर पहुंचने के लिए स्पेस मिशन की शुरुआत की, जबकि भारत ने जितना भी सैटेलाइट लॉन्च किया उनका मकसद किसी दूसरे देश से आगे निकलना नहीं था। ठीक है, उनका मकसद क्या था, केवल खोज करना था। भारत ने अगर मंगल पे कोई मिशन भेजा, भारत ने मून पर भी कोई मिशन भेजा, या भारत भविष्य में आदित्य नाम से मिशन सूरज के लिए भेज रहा है, सन के लिए भेज रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ के वैज्ञानिकों को ये बात का पता चले कि हमारा अंतरिक्ष में अन्य जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं, है ना, या तारे हैं, उनका हम अध्ययन कर सकें और उसे हम पढ़ सकें, वो जान सकें कि भविष्य में हमें अगर कोई रिसर्च करना हो तो हम रिसर्च कर सकते हैं। वही अमेरिका हो, चीन हो या रशिया हो, वो केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो दिखा रहे हैं। मून मिशन प्रोजेक्ट आप जान ही रहे हैं, मॉम प्रोजेक्ट 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपने पहले महत्वाकांक्षी मून मिशन प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत की थी। भारत की राह पर अब जो है वो जापान और यूरोपियन यूनियन भी चल रहे हैं। जापान की स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। यहाँ की स्पेस एजेंसी 1970 में पहला सैटेलाइट जिसका नाम था ओशुमी उसने लॉन्च किया। फॉरेन डिप्लोमेसी से जुड़ी मैगजीन द डिप्लोमेट के मुताबिक जापान ने अपने स्पेस मिशन अंतरिक्ष नियमों का पालन करते हुए पूरा किया है। अंतरिक्ष के जो भी मिशन है उसको जापान कर रहा है, और जापान ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी जो है वो बहुत ही शांति के साथ जिस प्रकार से भारत काम कर रहा है वैसे ये भी काम कर रहा है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर ये सारी बातों को जो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा रोबोटिक एस्ट्रोनॉट भेजने के बारे में बात की जा रही है। तो जापान सरकार ने 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बनाई। इसमें कहा कि जापान शांति प्रिय उद्देश्यों के लिए स्पेस का इस्तेमाल करेगा। जापान ने 2013 में दुनिया के पहले रोबोटिक एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजा, और ये आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक रोबोट नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जो कि जापान के द्वारा जो है वो भेजा गया है। आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, नासा, यूरोपियन यूनियन और इसरो की एक योजना है। नासा के साथ बनी यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है ESRO ने किसी देश में होड़ नहीं की, और इसका ध्यान उन मिशन पे ज्यादा रहा जिसमें लोगों की भलाई हो। स्पेस से जुड़ी जानकारी देने वाले ऑर्बिटल टुडे के मुताबिक अगर हम बात करें तो ESRO का फोकस डाउन टू अर्थ प्रोजेक्ट पर ज्यादा रहा, यानी कि प्रोजेक्ट जिससे लोगों को सीधे फायदा हो, और एजेंसी ने अपना कोई मैन्ड प्रोग्राम अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, अब बात एक चीज और उठ रही है। जब मैंने इस सेशन को शुरुआत की थी तो इस सेशन के बारे में हमने एक बात कही थी। क्या बोला था? कहा यह था कि बातें यही उठ रही हैं कि नासा जितना पैसा खर्च कर रहा है, 40% मिशन इसके फेल हो चुके हैं। ये जितना पैसा इस अंतरिक्ष पे खर्च कर रहा है, अंतरिक्ष मिशन पे खर्च कर रहा है, अगर इसको खर्च करे तो विश्व की आधी से ज्यादा आबादी जो भूखे है उनका पेट जो है वो अकेले जो है वो भरा जा सकता है।
धरती पर 10% लोग भूखे हैं, फिर क्यों जरूरी है स्पेस मिशन, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2021 तक स्पेस की इकोनॉमी जो है वो 38 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब अंतरिक्ष में 90 देश ऑपरेट कर रहे हैं इसको। सरकारों के साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इस मार्केट में कूद चुके हैं, जैसे कि हमने स्पेस एक्स को देखा जो कि नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है। जबकि धरती पर 10% यानी कि 82 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे में स्पेस एक्सप्लोरर करने से जो हम करोड़ों रुपए इसमें बहा दे रहे हैं, ये कहां तक उचित है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है ना। तो इसके जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए स्पेस में जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेस को अगर हम जान रहे हैं, तो स्पेस एक्सप्लोर करने की वजह से हमारे पास कई ऐसी तकनीक है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। स्पेस को एक्सप्लोर करने से हम पृथ्वी को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। पृथ्वी लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हो रही है। ऐसे में मंगल ग्रह पर खेती भी की जा रही है, जिसको रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है। समय पर धरती पर भी इसको हम लागू कर पाएंगे। इससे हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगे। स्पेस मिशन हमें भविष्य में समझ पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ, ये हम कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि हम स्पेस को जो है वो बहुत बेहतर तरीके से इसके माध्यम से समझेंगे। और जिस प्रकार से पृथ्वी पर पर्यावरण के परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आप महसूस कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में अगर 45 से 47 डिग्री के तापमान हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो रही है। आप अगर इस क्लाइमेट को बचाने के लिए सजग नहीं होंगे, आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे, तो भविष्य जो है वो बहुत ही पीड़ादायक है। भविष्य हमें एक खतरे का जो है वो सूचना भी दे रहा है। हमें इसको समझना होगा। कहा यही जा रहा है कि इस मिशन के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में और अच्छे से समझेंगे, हम नए नए रास्ते और भी खोलेंगे। अब अमेरिका के स्पेस बजट में कहा जा रहा है कि अगर ये अमेरिका का जितना स्पेस बजट है, अगर उसको ध्यान से देखें, तो 15 साल की भूखमरी जो है वो समाप्त हो जा सकती है। 1960 के दशक में अमेरिका में बैक टू बैक स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। उस समय आपके स्क्रीन पर ये एक जो है वो नजर आ रही है सिस्टर मैरी जुसुंडा। मैरी जुसुंडा ने जो है वो क्या किया था कि उन्होंने नासा को एक खत लिखा था, और नासा के खत लिखने पर मैरी जुसुंडा ने कहा था कि जितना आप खर्च कर रहे हैं स्पेस मिशन में, अगर इतना खर्च अगर आप पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, जो भूखे बच्चे रह रहे हैं, उनके खाने पीने पे करेंगे, तो पृथ्वी पे जो भूखमरी है वो समाप्त हो सकती है। इन्होंने लिखा था कि जब इस धरती पर बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या बाहरी दुनिया पर करोड़ों खर्च करना सही है। ये मैरी जुसुंडा जो कि आपको नजर आ रही हैं, जाम्बिया के एक सिस्टर हैं, इन्होंने प्रश्न सीधे नासा से पत्र के माध्यम से पूछा था। द पोस्ट एंड कुरियर के जो पर्यावरणिक हैं, इनका नाम है कीरक पैट्रिक, इन्होंने भी ये बात लिखी कि अमेरिका 1958 से 2019 तक स्पेस के नाम पर $601 बिलियन यानी कि 49 करोड़ रुपए खर्च किया है। उसके बदले में सिवाय कंप्यूटर चिप और मेमोरी फोम के कुछ हाथ नहीं लगा। अब तक कोई ऐसी खोज नहीं हो पाई जिससे लोगों को सही तरीके से भला किया जा सके। यहां भी जो है स्पेस मिशन को लेकर काफी विरोध हो रहा है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो दुनिया से भुखमरी को खत्म करने के लिए हर साल जो आवश्यकता है वो 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। अब देखिए, हर साल अगर 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करे तो विश्व में भूखमरी जो है मिट सकती है। और अमेरिका कितना खर्च कर चुका है, तो अमेरिका 49 लाख करोड़, यानी कि आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, यानी कि 16 गुना ज्यादा जो है वो अमेरिका ने केवल अपने स्पेस मिशन पे खर्च किया है। हर साल 3, अगर अमेरिका इतना करे तो 16 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं मरेगा। ठीक है ना, 16 साल तक, यानी कि 16 साल तक आप किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। इतना अमेरिका जो है अपने स्पेस मिशन पर खर्च कर चुका है। स्पेस प्रोग्राम पे खर्च करने वाले जो 10 सबसे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है, आइए इस पर भी हम बात करें। तो सबसे बड़ा जो स्पेस मिशन पे इस समय खर्चा करने वाला देश है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है वो हर साल अगर हम बात करें मतलब तो 5 लाख करोड़, मतलब इतना अभी तक खर्च कर चुका है, माफ कीजिएगा। चीन जो है वो 97,000 करोड़, जापान जो है वो 40,000 करोड़, फ्रांस 34,000 करोड़, रशिया 27,000 करोड़, जर्मनी 20,000 करोड़, इंडिया 15,000 करोड़, इटली 14,000 करोड़, यूनाइटेड किंगडम 9,000 करोड़ और साउथ कोरिया 5 करोड़ रुपए अभी तक जो है वो क्या कर चुका है, अभी तक स्पेस मिशन पे खर्च कर चुका है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पैसा जो है वो स्पेस मिशन पर जो है वो खर्च किया जा चुका है। अब इस स्पेस मिशन के फायदे क्या है? क्या एक तरफ कोई बच्चा भूख से मर रहा है और दूसरी तरफ हम मंगल पर दंगल कैसे करें,
चंद्रमा की छाती को जाकर चख कर आएं या सूरज की तेज को नाप कर आएं, ये जरूरी है या ये जरूरी है कि हमारे पृथ्वी पर कोई बच्चा भूखा ना मरे? आवश्यकता किसकी है? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। क्या जितने भी पर्यावरणविद हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर बातों को सुने, वो यही कहते हैं कि सबसे पहले कोई भूखा ना मरे, इस पर ध्यान दिया जाए, बाद में अंतरिक्ष के एक्सप्लोरर पर काम किया जाएगा। क्या वो सही है या वो सही हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें स्पेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पेस को अगर हम समझेंगे तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको भी हम समझ सकते हैं? क्या हम स्पेस को जब समझेंगे तो भविष्य में हम मानव की बस्तियां चांद और मंगल की छाती पर भी बैठाएंगे? ये ज़्यादा जरूरी है। राय आपकी क्या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ था दोस्तों जिस पर हमने चर्चा की। न्यूज़ अभी और भी है, उस पर भी हमारी चर्चा होगी, बने रहिएगा दोस्तों। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनूप 10 कोड के माध्यम से दोस्तों अनअकैडमी का यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, आईआईटी हो, नेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहां आपको बहुत ज्यादा जो है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि अनअकैडमी इस बार यूपी पीसीएस रैंक 1 अनअकैडमी की स्टूडेंट है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी जल्द ही यूपी पीएससी रैंक 1 होल्ड करें या किसी भी स्टेट पीएससी के रैंक 1 को होल्ड करें, तो आप उस कैटेगरी के जो भी टीचर्स हैं उनके गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सपना, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि रैंक 1 उसका हो। हारना कौन चाहता है? ठीक है, और हार के जीतना भी सभी चाहते हैं जो हारा हुआ है। और एक फिल्म है ना वो बाजीगर वाली, कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अचूक बैच है दोस्तों, इस अचूक बैच का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं आप लोग, और काफ़ी ज़्यादा है इसके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो है वो प्रीलिम्स सीसेट का बैच चल रहा है, उसका भी जो है वो आप लाभ उठा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा ये पहला सेशन जरूर बताएं, अपना कमेंट